गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं फ्रेंड्स। तैयारी आप लोग का अच्छे तरीका से, जनदार तरीका से चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आपके लिए डेली हम इस चैनल के माध्यम से डेली क्लास लेकर आ रहे हैं लुसेंट और एनसीईआरटी के प्रश्न, जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्न बनते हैं हमारी एग्जाम में फ्रेंड्स, उसी से रिलेटेड हम आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर आए हैं भाई। और टाइप 1 है, और क्लास जो आज की जो क्लास हम लोग का है 42 यानी 42वां क्लास है हम लोग का। और पीछे जितने सारे क्लास हुए हैं फ्रेंड्स, वह सारे एनसीईआरटी और लुसेंट के ही हिसाब से हुए हैं। तो इम्पोर्टेंस से क्लास है, हुआ भी है। पीछे आप लोग प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप लोग उसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये जो क्लास है मेरे भाई इंपॉर्टेंस है, आप लोग देखिए और समझिए प्रश्नों को। और यहाँ से प्रश्न मेरे साथियों अधिकांशतः बनेंगे अगर आप लोग पूरा लेक्चर देख लेते हैं। और एक जो क्लास होती है मेरे साथियों 7 PM में क्लास होती है शाम को, जिसमें हम लाइव आते हैं। वहाँ पे जो है लुसेंट और एनसीईआरटी के भी प्रश्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग देखेंगे ब्रह्मांड और सौरमंडल से रिलेटेड कुछ जो प्रश्न बने, उसको फिर इसके आगे टॉपिक वाइज देखते चलेंगे, ठीक है। तो एक बार मेरे साथियों क्लास के सेशन को शेयर कर दिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे बात करते हैं मेरे साथियों पहले प्रश्न पे। यहाँ पे जो पहला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है गैलीलियो, यहाँ पे बी में देख सकते हैं मार्टिन सीमंट ने, मार्कोनी ने और न्यूटन ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही आंसर की बात करेंगे ना, गैलीलियो मेरे साथियों सही जाएगा। आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया था फ्रेंड्स, तो गैलीलियो के द्वारा देखा गया था। ऑप्शन ए सही जाएगा। इसके आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। सेकेंड जो प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सेकंड प्रश्न देख रहे हैं आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। मतलब यहाँ पे सौर परिवार का हिस्सा कौन सा नहीं है फ्रेंड्स। तो देखेंगे क्षुद्र ग्रह तो है भाई, यह सही जाएगा है। धूमकेतु की बात करेंगे, धूमकेतु भी है, सही बात है। अगर यहाँ पे प्लेनेट की बात करेंगे, ग्रह की बात करेंगे, ये भी है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर निहारिका की बात करेंगे ना मेरे साथियों, ये सही जाएगा। निहारिका जो है ना, ये जो सौर मंडल है इसका इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे दोस्तों सही जाएगा, डी को सही करिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा तीसरे प्रश्न। तीसरा यहाँ पे जो प्रश्न है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। पृथ्वी नहीं भाई, मंगल नहीं, शनि ये भी नहीं होगा। बृहस्पति की बात करेंगे ना, बिल्कुल सही जाएगा फ्रेंड्स, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है फ्रेंड्स, ये सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह के रूप में इसको जाना जाता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन मेरे साथियों सही जाएगा। आगे बात करते हैं, देखेंगे चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी होती है। यानी बुध ग्रह के जो उपग्रह होते हैं इनकी संख्या होती है। तो मेरे साथियों, हम लोग जानते हैं कि बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं होता है, यानी 0 यहाँ पे जो होगा फ्रेंड्स सही जाएगा, ठीक है। बुध ग्रह का जो है उपग्रह जो है एक भी नहीं होता है फ्रेंड्स, तो 0 यहाँ पे साथियों सही जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, आगे देखेंगे 5 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 5 नंबर मेरे साथियों प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा उपग्रह ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला नहीं है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। मंगल और शुक्र की बात किया है फ्रेंड्स, यहाँ पे बुध और शुक्र ग्रह है, मंगल और बुध ग्रह और वरुण और प्लूटो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करेंगे ना कि ग्रह के चारों ओर घूमने वाला जो है भाई फ्रेंड्स उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र जो हो जाएगा ना, ये नहीं जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स बी ऑप्शन को सही करिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा 6 नंबर प्रश्न। और एक बार मेरे साथियों आप लोग क्लास के सेशन को शेयर करिएगा, इंपॉर्टेंस है। अगर आप लोग लुसेंट के प्रश्नों का अध्ययन करिएगा, लुसेंट के प्रश्न अगर आप लोग देखिए फ्रेंड्स और लुसेंट के देखिए, और जो साथी इस पर आप लोग तैयारी में लगे हैं, जो साथी स्टार्टिंग कर रहे हैं अपना तैयारी, तो मेरे भाई आप लोग डेली मेरी क्लास को देखिए, क्योंकि एनसीईआरटी और लुसेंट के स्टार्टिंग से ही आप लोग के प्रश्न यहाँ पे करा रहे हैं, टाइप वाइज करा रहे हैं, टाइप 1 2 3 4 5 6। और टाइप में एक टाइप की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, जो टाइप 1 हो गया, तो टाइप 1 में कम से कम हम लोग 150 से 200 तक प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आते ही हैं, कराते ही हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। 6 प्रश्न की बात करेंगे भाई कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं होता। अरे भैया, ये क्या प्रश्न है कि कोई निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है, कोई चांद नहीं है। तो देखिए, मंगल की बात किया है, नेपच्यून का, बुध का, प्लूटो का। तो फ्रेंड्स, ये अगर
फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम लोग सी ऑप्शन की बात करेंगे ना मेरे भाई, तो ये बिल्कुल सही जाना चाहिए। यहाँ पे मेरे भाई सही जाना चाहिए, ठीक है। तो कोई चांद नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, कोई चांद नहीं है। तो फ्रेंड्स जो बुध ग्रह हो जाएगा ना, इसका कोई चांद नहीं है। समझ रहे हैं बातों को ना भाई? तो ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं, देखेंगे 7 प्रश्न। 7 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है। प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग जो होता है फ्रेंड्स, वह कैसा होता है? वह दीर्घवृत्ताकार होता है। किसके द्वारा कहा गया था? देख सकते हैं, सूर्य के चारों ओर की बात किया फ्रेंड्स, कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का जो मार्ग होता है वह दीर्घवृत्ताकार होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स? दीर्घवृत्ताकार होता है। गैलीलियो के द्वारा कहा गया था, न्यूटन दिया गया है फ्रेंड्स, कॉपरनिकस दिया गया और जॉन कपलर का नाम दिया, जॉन केपलर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डी ऑप्शन जो सही जाएगा ना, ये सही जाएगा, ठीक है। तो जॉन केपलर के द्वारा ही कहा गया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का जो मार्ग होता है वह दीर्घवृत्ताकार होता है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, 8 प्रश्न है। 8 प्रश्न है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, यानी सूर्य का सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है, पृथ्वी नहीं जाएगा। बुध ग्रह की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो बी ऑप्शन सही जाएगा। याद रख लीजिएगा, सूर्य के सबसे निकट यानी नजदीक का कौन सा ग्रह माना जाता है? तो बुध ग्रह को मानते हैं। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, 9 प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का बात किया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बृहस्पति है, बुध है, यूरेनस और डी में दिया गया शुक्र ग्रह। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डी ऑप्शन जाएगा ना, ये बिल्कुल सही जाएगा। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो शुक्र ग्रह होगा। कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, 10 प्रश्न। 10 जो प्रश्न है कि सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है? देख सकते हैं प्रश्न कितना इंपॉर्टेंस है। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की जो छाया है कितने भागों में विभाजित हो जाती है? 5 भाग में। इसके बाद फ्रेंड्स 2 भाग में, सी है 4 भाग में और डी दिया गया है 3 भाग में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करेंगे ना, 2 भाग, ये बिल्कुल सही जाएगा, यानी बी ऑप्शन को मेरे साथियों सही करिएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, 11 प्रश्न है कि सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है फ्रेंड्स? वेगा दिया गया है, इसके बाद है सीरियस, प्रोक्सिमा सेंचुरी और डी में दिया गया अल्फा सेंचुरी। फ्रेंड्स तो अगर बात करेंगे भाई, बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि सूर्य के बाद, ध्यान दीजिएगा प्रश्न में, कि सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा की बात किया है तो उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सी ऑप्शन सही जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, 12 प्रश्न है। यहाँ पे देख सकते हैं 12 प्रश्न है कि पृथ्वी कितनी पुरानी है? पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? इसका निर्धारण फ्रेंड्स किस प्रकार किया जाता है? तो भूवैज्ञानिक के समय मान के द्वारा, ठीक है, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण पद्धति के द्वारा, जीवाश्म पद्धति के द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बी ऑप्शन की बात करेंगे ना भाई, बिल्कुल सही जाएगा, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा, ठीक है। तो बी ऑप्शन को मेरे साथियों सही करिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। आगे बात करते हैं, 13 प्रश्न। 13 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह को कहा जाता है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को, बुध ग्रह को, मंगल ग्रह को। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे सी ऑप्शन सही जाएगा। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। इसके आगे बात करेंगे, 14 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? फ्रेंड्स ब्लू प्लेनेट जो है किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो पृथ्वी को कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन साथियों यहाँ पे सही जाएगा। 15 प्रश्न है कि कहाँ पे दिन और रात एक समान होते हैं? कहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर भाइयों याद रखिएगा, भूमध्य रेखा पर दिन की संख्या और रात की संख्या दोनों जो होती है बराबर होती है। ध्रुव गलत जाएगा, प्रमुख यामेतर रेखा गलत जाएगा, आर्कटिक गलत जाएगा। डी ऑप्शन को सही करिएगा, भूमध्य रेखा पर दिन और रात जो होते हैं फ्रेंड्स समान होते हैं। इसके आगे बात करेंगे 16 जो प्रश्न है कि बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितनी तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे? बहुत अच्छा सा सुंदर सा जो है ये प्रश्न है। 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, 2 दिया गया, 1 दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन नहीं जाएगा ना, बिल्कुल सही जाएगा। बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे? तो 3 होंगे। कितने होंगे फ्रेंड्स? 3 हो जाएंगे। आगे बात करेंगे, अगला देख लीजिएगा, यहाँ पे जो अगला प्रश्न है वायुमंडल से रिलेटेड प्रश्न करेंगे। 17 है, वायुमंडलीय
घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो वह जितने भी सारे वायुमंडलीय घटना होती हैं उसे मौसम विज्ञान कहा जाता है, मौसम विज्ञान के अंतर्गत आता है। ज्योतिष यहाँ पे दिया गया है भाई, गलत जाएगा। भूकंप विज्ञान ये तो गलत जाएगा, ये तो पृथ्वी से रिलेटेड होगा। खगोल विज्ञान गलत जाएगा। मौसम विज्ञान फ्रेंड्स यहाँ पे सही करिएगा, ठीक है। तो वायुमंडलीय घटना मौसम विज्ञान से संबंधित हो जाएगा, इसे मौसम विज्ञान कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान में आप लोग मेरे साथियों रख लीजिएगा। इसके आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे 18 नंबर 18 प्रश्न है कि पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? जो पराबैंगनी विकिरण का टकराव होता है वह ओजोन से होता है। किससे होता है भाई? ओजोन से अवक्षय के कारण होता है। सी ऑप्शन सही करिएगा। 19 प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल देख सकते हैं, बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल बोलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली जो परत होती है ना फ्रेंड्स, उसे क्या बोला जाता है? क्षोभ मंडल बोला जाता है। ऑप्शन ए सही जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न 20 नंबर है कि पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी होती है? वायुमंडलीय परतों की संख्या 5 होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स? तो वायुमंडलीय परतों की संख्या 5 होती है। बी ऑप्शन सही जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स 21 प्रश्न है, पृथ्वी से ऊपर के चारों क्षेत्र में से सबसे कम ऊंचाई किसकी होती है? पृथ्वी के ऊपर चारों क्षेत्र में से सबसे कम ऊंचाई किसकी होती है फ्रेंड्स? तो देखेंगे स्ट्रेटोस्फीयर का, नहीं गलत है। मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है ना ट्रोपोस्फीयर, मेरे साथियों इसे सही कर लीजिएगा, ठीक है। पृथ्वी से ऊपर के चारों क्षेत्र में से जो सबसे कम ऊंचाई होता है ना वह होता है ट्रोपोस्फीयर का होता है फ्रेंड्स। इसके आगे बात करते हैं 22 प्रश्न है, वातावरण। यहाँ पे देखिएगा वातावरण, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह कौन सी है भाई? बहुत अच्छा सा ये भी मस्त शानदार प्रश्न है। तो उसे आयन मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसे आयन मंडल बोलते हैं। ऑप्शन ए सही जाएगा। 23 प्रश्न देखिए कि वायुमंडल में जिस ओजोन परत का ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ पे स्थित है? वह भैया कहाँ पे स्थित है? अच्छा सा प्रश्न है। तो वह हो जाएगा अंटार्कटिका के ऊपर है। कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? अंटार्कटिका के ऊपर है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन सही जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न 24 प्रश्न की ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत फ्रेंड्स ये कहाँ पे पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में होता है, पाई जाती है। क्षोभ मंडल गलत जाएगा, आयन मंडल गलत जाएगा, समताप मंडल फ्रेंड्स सही जाएगा। सी ऑप्शन सही जाएगा। 25 प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे अक्षांश और देशांतर रेखाएं से संबंधित प्रश्न है फ्रेंड्स। 25 प्रश्न है कि रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किस जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर देखने को मिलता है? बहुत अच्छा सा सुंदर सा जानदार प्रश्न है। 2 मिनट का देखने को मिलता है फ्रेंड्स, 4 मिनट का देखने को मिलता है, 6 मिनट की होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बी ऑप्शन सही जाएगा। 4 मिनट को देखने को मिलता है, 8 मिनट गलत जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे साथियों बी ऑप्शन को सही करिएगा कि रेखांश के प्रत्येक डिग्री के किस जगह की स्थानीय समय में ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? तो ग्रीनविच समय में 4 मिनट का अंतर होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स 26 है कि विषुवत रेखा क्या होता है? मेरे साथियों 26 प्रश्न है कि विषुवत रेखा क्या है? उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं? नहीं भाई, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को विषुवत रेखा नहीं बोलते हैं। यहाँ पे जो फ्रेंड्स बी ऑप्शन जाएगा ना, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत जो है एथेंटिक्स ऑप्शन देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, तो बी ऑप्शन सही जाएगा। 27 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है इसमें से फ्रेंड्स कौन सा है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे अगर बात करेंगे भाई, देखेंगे विषुवत रेखा नहीं, इसे अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के रूप में नहीं जानते हैं। 0 डिग्री देशांतर गलत है। 90 डिग्री यहाँ पे पूर्वी देशांतर ये भी गलत जाएगा। अगर 180 डिग्री देशांतर की बात करेंगे फ्रेंड्स तो इसे अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहा जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स 28 प्रश्न है कि कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? कर्क रेखा मेरे साथियों यह किससे होकर नहीं गुजरती है? तो भारत से तो गुजरती है, पाकिस्तान से नहीं जाती है फ्रेंड्स। बी ऑप्शन यह मेरे भाई यहाँ पे सही जाएगा। कर्क रेखा पाकिस्तान से होकर नहीं जाती है, बांग्लादेश से जाती है, म्यांमार से जाती है, लेकिन पाकिस्तान से नहीं जाती है।
29 प्रश्न है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, किस देश से होकर नहीं गुजरती है। देखिए ये थोड़ा सा प्रश्न पूछने का दूसरा तरीका है, केन्या से जाती है, मैक्सिको से नहीं जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। बी ऑप्शन सही जाएगा। पूछा तो गया है ना कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो मैक्सिको से भूमध्य रेखा पूछा गया, न कि कर्क रेखा पूछा गया है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मानचित्र रेखाएं से संबंधित आप लोगों को कुछ प्रश्न देखने को मिलेगा। 30 प्रश्न है। कंटूर वे काल्पनिक रेखा है जो किन्हें दर्शाती है। अच्छा सा प्रश्न है ये मस्त प्रश्न है। कंटूर वे काल्पनिक रेखा है जो किन्हें दर्शाती है फ्रेंड्स। तो बात करेंगे यहाँ पे समान वायुमंडलीय दाब वाले क्षेत्र को नहीं, समान तापमान वाले क्षेत्र को, ये भी गलत जाएगा। बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही जाएगा। कंटूर जो है वे काल्पनिक रेखा है जो बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन मेरे भाई मेरे साथियों सही कर लीजिएगा। एक बार क्लास के सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। 31 प्रश्न है कि एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है फ्रेंड्स। तो उसे समताप रेखाएं कहते हैं, जिसको आइसोथर्म बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, समताप रेखाएं, यानी डी ऑप्शन मेरे साथियों यहाँ पे सही जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, 32 प्रश्न है कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी बोला जाता है। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी बोला जाता है, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, उसे कार्टोग्राफी बोला जाता है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, 33 प्रश्न है, नरखसे पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं। नरखसे पर क्षेत्रफल मापने के लिए फ्रेंड्स प्रयुक्त यंत्र को क्या बोलते हैं। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो उसे पैलिनीमीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, उसे पैलिनीमीटर बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन ये सही करिएगा। अगर बात करेंगे स्थल मंडल और देश पर्वत पठार से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे है फ्रेंड्स। देखिए 34 प्रश्न है कि दुनिया की छत यानी रफ ऑफ दी वर्ल्ड निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। रफ ऑफ दी वर्ल्ड किसे कहा जाता है, दुनिया की छत किसे कहा जाता है। तो पामीर का पठार, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे पामीर के पठार को बोला जाता है, पारमीर नहीं, यहाँ पे पामीर का पठार को बोला जाता है। तो बी ऑप्शन मेरे भाई सही करिएगा, पामीर का पठार, दुनिया की छत है पामीर का पठार। अगर बात करेंगे 35 प्रश्न पे कि दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भू परपट्टी को क्या बोलते हैं। बहुत मस्त प्रश्न है मेरे साथियों। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं कि दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली जो संकीर्ण भू परपट्टी होती है उसे क्या बोला जाता है फ्रेंड्स। तो उसे भू संधि यानी स्थल जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। बी ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। संकीर्ण भू परपट्टी भू संधि बोला जाता है। आगे बात करेंगे 36 प्रश्न है कि कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। तो पाकिस्तान से तो अलग करती है रेड क्लिफ रेखा, बी ऑप्शन सही जाएगा फ्रेंड्स। भारत और चीन की बात करेंगे तो मैकमोहन रेखा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 37 प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाला देश कौन सा है। तो चीन और भारत जाएगा, ठीक है। मैकमोहन रेखा कौन अलग करता है, तो चीन और भारत को अलग करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 38 प्रश्न है कि सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में आता है। सहारा अफ्रीका जो है ना ये किस हिस्से में स्थित है फ्रेंड्स। तो सहारा अफ्रीका जो है उत्तरी भाग में स्थित है। यहाँ पे बात करेंगे सी ऑप्शन साथियों सही जाएगा। अगर 39 प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड्स, 39 जो प्रश्न है कि सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है, तो रूस हो जाएगा। कौन सा है फ्रेंड्स, रूस हो जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा सही। 40 देखेंगे, 40 प्रश्न है कि कोर्सिका द्वीप किससे संबंधित है। कोर्सिका द्वीप किससे संबंधित है, मस्त प्रश्न है। तो मुसोलिनी से नहीं, गलत जाएगा। हिटलर से नहीं जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट की बात करेंगे ना, बिल्कुल सही जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन मेरे साथियों सही जाएगा, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट से। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, 41 प्रश्न है कि संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माना जाने वाला ये गार्सिज डैम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। बहुत ये भी मस्त प्रश्न है। तो ये चीन में है। कहाँ पे स्थित है भाई, चीन में हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अंधकारमय महाद्वीप कहाँ है। अंधकारमय महाद्वीप कहाँ है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बात करेंगे ये अफ्रीका में पड़ेगा। कहाँ पे है, अफ्रीका में है अंधकारमय महाद्वीप। आगे बात करते हैं 43 प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है फ्रेंड्स, तो ग्रीनलैंड की बात करेंगे, बिल्कुल सही जाएगा। ग्रीनलैंड जो है ना ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स 44 यहाँ पे जो प्रश्न है कि भारत के साथ
सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश की है? तो बांग्लादेश की है। किसका है भाई? तो बांग्लादेश का है। ऑप्शन ए सही जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 45 प्रश्न है कि पुराने सियाम प्रदेश का नाम क्या है? तो उसे पुराने जो सियाम प्रदेश है, सियाम प्रदेश, उसका नाम थाईलैंड है। क्या नाम है फ्रेंड्स? उसका नाम थाईलैंड है। बी ऑप्शन सही जाएगा। आगे देखेंगे 46 प्रश्न है कि डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? डोलड्रम कटिबंध कहाँ पे स्थित है? एनसीईआरटी का ये प्रश्न है। डोलड्रम कटिबंध है फ्रेंड्स, सॉरी, कटिबंध कहाँ पे स्थित है? तो ये भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। कहाँ पे फ्रेंड्स? ये भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। 47 प्रश्न देखिएगा। 47 प्रश्न है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अफ्रीका का सबसे बड़ा देश मेरे साथियों कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका नहीं है, सूडान भी नहीं, अल्जीरिया को कहिएगा ना, बिल्कुल सही जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? बड़ा देश तो अल्जीरिया हो जाएगा। कौन सा होगा फ्रेंड्स? अल्जीरिया हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे प्रश्न जो है भूकंप और ज्वालामुखी से रिलेटेड प्रश्न है। 48 है कि ज्वालामुखी के कप के ऊपर कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? तो उसको बोला जाता है भाई क्रेटर बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं? क्रेटर कहा जाता है। सी ऑप्शन को सही करिएगा। आगे बात करेंगे 49 जो प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को फ्रेंड्स क्या बोला जाता है? तो सीस्मोग्राफ बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? सीस्मोग्राफ। डी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स 50 प्रश्न पे। 50 प्रश्न है कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन मेरे साथियों सही जाएगा। तो फ्रेंड्स 50 ही प्रश्न थे। कैसा लगा आप लोगों को क्लास? आप लोग फ्रेंड्स जरूर बताइएगा कमेंट कर। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं शाम की क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू आप सभी साथियों को।